हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। और इस फिल्म के राइटर हैं जॉश स्टॉलबर्ग और पीट गोल्डफिंगर और डायरेक्टर हैं डैरेन लिन बोज़मैन। ये फिल्म सॉ फ्रेंचाइज की अगली कड़ी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारे इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। फिल्म की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर मार्क बोसविक को देखते हैं, जो कि एक लोकल मेले में था। वहाँ एक चोर एक लेडी का पर्स चुराकर भागने लगता है, तो बोसविक उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए वो अंडरग्राउंड रेलवे लाइंस पर आता है, जहाँ एक पिग मास्क पहने हुए अनजान आदमी उस पर हमला करता है। लेटर हम बोसविक को एक स्टूल पर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ वो एक ट्रैप में फंसा हुआ था। उसकी जीभ एक काटने वाले शिकंजे में अटकी हुई थी, जिससे खून बह रहा था। उसके बाजू में एक टीवी सेट था, जिसमें अब किलर एक मैसेज कहता है, डिटेक्टिव बोसविक, तुमने कई बार कोर्ट में झूठ बोला है, जिससे कई निर्दोष सलाखों के पीछे गए हैं। इसके लिए आज मैं तुम्हारी जीभ को काट रहा हूँ। 2 मिनट में यहाँ से एक ट्रेन गुजरेगी। यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जीभ को काटो और आज़ाद हो जाओ। किलर ने उसके हाथों को पीछे से बांध रखा था। जब तक बोसविक उन्हें छुड़ाता तब तक ट्रेन उस पर चढ़ जाती। उसकी जीभ कट जाती है और बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ किलर ने टीवी पर वीडियो को जिक्सॉ की तरह बनाया था, जिसे हमने पिछले फिल्म्स में देखा है। अब हम फिल्म के मेन कैरेक्टर ज़ीक बैंक्स को देखते हैं, जो अपने क्रिमिनल गैंग के साथ एक ड्रग डीलर को लूट रहा था। वहाँ से भागते टाइम इस गैंग को पुलिस पकड़ लेती है और ज़ीक का सच बाहर आता है। असल में ज़ीक 12 साल से एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। उसने अब चोरी करने से पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए उन्होंने इसे नॉर्मल केस समझकर रेड मारा था। ज़ीक इससे काफ़ी गुस्से में आता है। वो पहले से ही इस लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को तहे दिल से हेट करता था, सबको डर्टी कॉप मानता था। 12 साल पहले ज़ीक ने एक डर्टी कॉप को पकड़वाया था, इसलिए बाकी ऑफिसर्स ने ज़ीक से बदला लिया था। एक ऑपरेशन के दौरान उसे बैकअप फोर्स नहीं दिया था, जिससे ज़ीक को गोली लगी थी। ज़ीक और बाकी ऑफिसर्स की दुश्मनी काफ़ी गहरी थी, क्योंकि अब ज़ीक का राज खुल गया था। इसलिए पुलिस चीफ कैप्टन एंजी गार्जा उसे नॉर्मल ड्यूटी पर लगाती है। उसके मना करने पर भी उसको एक पार्टनर देती है। इस पार्टनर का नाम डिटेक्टिव विलियम शेंक, जो भी ट्रेनी था। ज़ीक और विलियम अब साथ काम करने लगते हैं, जहां विलियम ज़ीक का डैड का फ़ैन था। ज़ीक के डैड कैप्टन मार्कस बैंक्स इसी डिपार्टमेंट में पुलिस चीफ थे, जो काफ़ी फेमस थे। विलियम कहता है कि उनकी वजह से ही वो डिटेक्टिव बना है। ज़ीक और विलियम अब उसी रेलवे लाइन के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। रास्ते में विलियम कहता है कि उसकी फैमिली है, बीवी है, एक बेटा भी है, चार्ली। यहाँ ज़ीक डिवोर्सी था। मर्डर साइट से पुलिस को ये पता नहीं चलता कि बॉडी किसकी है, क्योंकि पूरी बॉडी के चिथड़े उड़ गए थे। लेटर पुलिस स्टेशन पर ज़ीक को एक पैकेज मिलता है, जिसमें एक पेन ड्राइव था। उसे चलाने पर हमें फिर से एक वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें किलर ने अब एक स्पाइरल का निशान बनाया था, लाइक जिक्सॉ। उसकी वॉइस भी उसकी तरह ही मॉडिफाइड थी। किलर कहता है, मैं मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट को सुधारना चाहता हूँ, पुलिस ऑफिसर्स को सुधारना चाहता हूँ। एक पुलिस ऑफिसर ने सुधरने से मना किया। इसका परिणाम उसे भुगतना था। वो आखिरी नहीं होगा। ज़ीक उस स्पाइरल के पीछे का बिल्डिंग पहचान जाता है। वो लोकल कोर्ट था। सभी ऑफिसर्स अब उस प्लेस पर आते हैं जहाँ ज़ीक को एक और पैकेज मिलता है। उसमें ऑफिसर्स बोसविक्स की जीभ और बैच था। अब जाकर सबको पता चलता है कि रेलवे लाइन पर मरने वाला बोसविक था। किलर का टारगेट अब पुलिस वाले ही थे। चीफ एंजी इस केस को सीरियसली लेते हुए सभी ऑफिसर्स को इस केस पर लगाती है। ज़ीक को लीड इन्वेस्टिगेटर नियुक्त करती है। बोसविक और ज़ीक अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो खुद उसकी वाइफ से मिलकर उसे सांत्वना देता है। ज़ीक अब अपने घर जाता है, जो स्ट्रेंजली पहले से ही ओपन था। ज़ीक गन निकालकर घर में चेक करता है तो वहाँ उसके डैड थे। उनके पास घर की एक चाबी थी। मार्कस और ज़ीक के रिश्ते भी अच्छे नहीं थे, मतलब रेगुलर बाप बेटे जैसे नहीं थे। मार्कस इस न्यू किलर केस में इंटरेस्टेड था, मना करना चाहता था, इसलिए उसे डिस्कस करने वो अब ज़ीक को डिनर पर अपने घर बुलाता है। मार्कस का घर ज़ीक के ही अपार्टमेंट में था। यहाँ हमें 12 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ज़ीक अपने पार्टनर पीट के साथ था, जहाँ पीट ने ऑन ड्यूटी एक विटनेस को मार डाला था।
पीट ने ये मर्डर जानबूझकर किया था। जीक पीट के खिलाफ गवाही देता है, जिससे पीट 9 साल के लिए जेल जाता है। अब शाम को जीक रिव्यू मीटिंग बुलाता है। यहाँ जिक्सॉ से जुड़े फाइल्स भी थे, जॉन कार्मर का फोटो भी था। विलियम का मोबाइल डेड था, इसलिए वो जीक से उसका फ़ोन मांगता है। एक ऑफिसर एंजी को अपडेट देता है। नेक्स्ट हम 2 ऑफिसर्स क्रॉस एंड फिच को एक पॉन शॉप स्टोर्स पर देखते हैं। एज उसके सीसीटीवी में ऑफिसर बोसविक की लास्ट वीडियो फुटेज थी। वीडियो में बोसविक उस चोर को चेस कर रहा था, जिसे फिच आइडेंटिफाई कर लेता है। उस चोर का नाम बेनी राइट्स था। वो एक ड्रग डीलर भी था। उसका ठिकाना फिच को मालूम था। वो अब उसे अकेले ही हैंडल करने जाता है। क्रॉस को जीक रिपोर्ट ना करने की बात भी कहता है। फिच को अब हम बेनी के ठिकाने पर देखते हैं, बट वहाँ वो नहीं था। उस पर भी अब पिग मास्क किलर अटैक करता है और एक और घातक ट्रैप में उसे फंसा देता है। फिच की उंगलियां एक मोटर से कनेक्टेड थी। उसका मुंह में उस मोटर का कंट्रोलिंग क्लच था। उसे एक वाटर टब में बिठाया गया था। जीक अब डिनर के लिए अपने डैड के घर जाता है, बट वो वहाँ पर नहीं होते। यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मार्कस क्लियरली जीक पर नाराज था, एज उसे लगता है कि इससे बाकी ऑफिसर्स का मॉरल कम होगा। वो लोग जीक के दुश्मन बन जाएंगे। यहाँ जीक एक ओल्ड फोटोग्राफ को भी देखता है। नेक्स्ट डे जीक के लिए एक और पैकेज आता है, जिसमें एक और मैसेज था। इस बार जिक्सॉ की तरह वीडियो में डॉल था। ये एक पिग डॉल था, जिसे कठपुतली की तरह ऊपर से कोई कंट्रोल कर रहा था। पुलिस को यहाँ एक और लोकेशन मिलता है, तो वो वहाँ पर आते हैं। एक ब्रिज के अंदर एक कार पार्क थी, जिसमें स्पाइरल बना हुआ था। जीक यहाँ फिर एक बॉक्स मिलता है, जिसमें उंगलियाँ थी और फिच का बैच था, यानी फिच भी अब यहाँ मारा गया था। यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है। एक ऑपरेशन के दौरान जीक ने फिच से बैकअप मांगा था, बट फिच ने उसे सुनकर भी अनसुना कर दिया था, क्योंकि वो और बाकी ऑफिसर्स को जीक गद्दार लगता था। वो चाहते थे कि जीक शूट आउट में मारा जाए। जीक को यहाँ गोली भी लगती है, पर वो बच जाता है। लेटर हम मार्कस को फिच पर हमला करते हुए देखते हैं। लेटर जीक और बाकी ऑफिसर्स फिच की लास्ट लोकेशन पर आते हैं। वहाँ पर उन्हें फिच की बॉडी मिलती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस बार भी किलर टीवी में कहता है, ऑफिसर फिच, तुमने एक निर्दोष आम आदमी को मार डाला था, सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारी इंसल्ट की थी। तुम्हारी उंगलियों ने कई लोगों की जान ली है। आज उनकी बारी है। इस वाटर टब में पानी गिर रहा है। यहाँ एक लाइव वायर है। जैसे ही टब पानी से भर जाएगा, तुम करंट लगने से मर जाओगे। इससे बचने का एक ही उपाय है, अपने मुंह में लगी क्लिच को जोर से दबाओ। इससे रोटर्स घूमने लगेंगी जैसे ही तुम्हारी उंगलियां कटने लगेंगी। उंगलियों को काटो और जिंदगी बचाओ। बट बोसविक की तरह फिच जल्दी नहीं कर पाता और करंट लगने से मर जाता है। क्रॉस से जीक को बेनी राइट्स के बारे में, ब्रिज पर फिच के किलिंग्स के बारे में पता चलता है। जीक और विलियम एक दूसरे ड्रग डीलर को पकड़कर उससे बेनी के बारे में पूछते हैं। वो कहता है बेनी मर चुका है ओवरडोज से। जीक को यहाँ ये केस जिक्सॉ की तरह नहीं लगता है, एज जिक्सॉ ने कभी पुलिस को निशाना नहीं बनाया था। जीक का यहाँ ये मानना था कि ये सारी किलिंग्स किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से हो रही है। उसका शक अब पीट पर जाता है। ये वही ऑफिसर था जिसे उसने जेल भेजा था। उसका लॉजिक था कि पीट ऑफिसर से बदला ले रहा है, एज उन्होंने उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। पीट अब चर्च में कम्युनिटी सर्विस कर रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा था, जिसे वो ओपनली जीक से कहता है। उसका मानना था कि उस टाइम आर्टिकल 8 की वजह से पुलिस बेकाबू हो गई थी। उसमें अब पछतावा की भावना थी। हाँ, जेल जाकर अच्छे खासे लोग सुधर जाते हैं। खैर, बोसविक की डेथ की रात पीट चर्च में ही था, जिसके लिए उसके पास एक गवाह भी था, तो क्लियरली किलर पीट नहीं था। जीक रात को फिर से अपने डैड के घर जाता है, बट वो वहाँ नहीं था। कल से वो घर आया ही नहीं था, जिससे जीक थोड़ा वरी करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विलियम स्टेशन पर आया नहीं था। जीक को एक और बॉक्स मिलता है, जो इस बार बड़ा था। उसमें एक पिग मास्क, एक चार्ली टैटू वाला इंसानी स्किन, एक कंस्टेंटाइन पेंट बॉटल और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में किलर ने लिखा था, जीक, क्या मैं तुम्हारे स्किन के नीचे जा रहा हूँ? केयरफुल रहो, अब तुम बॉडीज़ को ढूंढ रहे होगे, तब मैं तुम्हारा हेड ही ले लूँगा। जीक उस टैटू वाली स्किन को पहचान जाता है। वो विलियम का था, यानी विलियम भी किलर का शिकार हो चुका था। बट वाई? उसने ऐसा क्या किया था? उसने तो अभी अभी फोर्स को ज्वाइन किया था। जीक इससे सदमे में था। जीक और बाकी ऑफिसर एक बचर शॉप में आते हैं, जो पहले एक कॉन्स्टेंटाइन गिफ्ट शॉप हुआ करता था। बचपन में जीक और मार्कस अक्सर यहाँ आया करते थे। हमने इस शॉप को मार्कस के घर के फोटो के बैकग्राउंड में भी देखा था। सभी को बचर शॉप में एक बॉडी मिलती है, जिससे स्किन को निकाल दिया गया था।
बॉडी को ऐसे काटा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है और क्या नहीं है। ये प्रेस में भी अब सीरियस न्यूज़ बनती है तो एनजी इसे कंट्रोल करती है। जीक को वायरलेस पर एक और पुलिस ऑफिसर पर अटैक की खबर मिलती है। देखने पर एक ऑफिसर को एक पिग मास्क पहने एक अनजान आदमी ने चाकू मारा था। उधर स्टेशन में एनजी को जीक के मोबाइल से एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें उसे एक पुराने केस की हिस्ट्री को निकालने के लिए कहा गया था। एनजी एक ऑफिसर ओ ब्रेन को इन्फॉर्म करके नीचे आर्चीव सेक्शन में जाती है और जाते ही वहां ट्रैप हो जाती है। इधर जीक को पुलिस वाले पर हुआ अटैक रैंडम लगता है। तब उसे स्पाइरल किलर की चिट्ठी याद आती है जहां उसने कहा था कि तुम बाकी लोगों को बचाने में बिजी होगे तब मैं तुम्हारे हेड को ले लूँगा। यहाँ अब जीक को लगता है हेड का मतलब पुलिस हेड, चीफ कैप्टन एनजी गार्जा। वो फ़ौरन एनजी को कॉल करता है बट कॉल नहीं लगता। वो स्टेशन पर भागते हुए आता है। एनजी को किलर ने गैस से बेहोश कर दिया था। उसकी गर्दन को एक शॉ पर रखा था। उसके चेहरे के ऊपर एक पाइप था जिसमें से हॉट वैक्स अब निकलने वाला था। इस बार किलर की वॉइस एक टेप रिकॉर्डर में से आती है जिसमें किलर कहता है, कैप्टन एनजी, आपने पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर करप्शन किया है, करप्शन को प्रोटेक्ट किया है, किसी भी निर्दोष इंसान के लिए आगे नहीं आई, इसलिए आप सर उठाकर चलने के योग्य नहीं हैं। कुछ ही पल में आपके ऊपर हॉट वैक्स गिरने वाला है। यदि आप जिंदा रहना चाहती हैं तो अपने गले का स्पाइनल कॉर्ड काट दीजिए, वैक्स गिरना बंद हो जाएगा। यहाँ पर भी एनजी इन टाइम टास्क पूरा नहीं कर पाती। उसके ऊपर हॉट वैक्स गिरता है जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जीक स्टेशन पर दौड़कर आता है, एनजी को चेक करने जाता है बट तब तक देर हो चुकी थी। अब सभी ऑफिसर्स पैनिक में थे। वो सर्वेलांस की फुटेज देखता है, उसमें 13 मिनट्स मिसिंग थे। जीक पिछले एक दिन में इस फुटेज को एक्सेस करने वाले सभी लोगों की लिस्ट निकालता है। उसमें पीट का भी नाम था। मतलब पीट जो 12 साल से पुलिस स्टेशन से बाहर था, उसका पासवर्ड अभी भी एक्टिव था। उसने या किसी ने इसे यूज़ किया था। जीक अब पीट से इन्वेस्टिगेट करने जाता बट दूसरे ऑफिसर ओ ब्रेन का शक अब मार्कस पर जाता है। एज उनका पासवर्ड भी एक्टिव था, वो भी मिसिंग थे। यहाँ जीक और ओ ब्रेन के बीच थोड़ा हाथापाई हो जाती है। जीक पीट को ढूंढते हुए चर्च पर जाता है जहाँ उसे भी किलर किडनैप कर लेता है। हम अब मार्कस को किलर के हेडक्वार्टर पर देखते हैं जो स्पाइरल सिंबल से भरा पड़ा था। वहाँ मार्कस के लिए एक मैसेज भी था, क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे मिस्टर बैंक्स। लेटर हम मार्कस पर भी हमला होते हुए देखते हैं। हम जीक को एक किलर के हेडक्वार्टर्स पर एक पाइप से बंधा हुआ देखते हैं जिसके बगल में एक सॉ था। वहीं पर एक बॉबी पिन भी था जिससे जीक अपना कफ्स को खोल देता है। उसी रूम में पीट भी था जिसे किलर ने ऊपर लटकाया था। उसे चेन से लॉक कर दिया था। उसके बदन पर एक टेप रिकॉर्डर भी था जिसमें से किलर कहता है, पीट ने एक निर्दोष इंसान पर गोली चलाई थी, इसकी वजह से जीक तुम्हारी करियर बर्बाद हुआ है। अब फाइनली जस्टिस होगा। तुम चाहते तो इसे बचा सकते हो या की को फेंक सकते हो। जीक को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ एक कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट होती है जिसके ऊपर एम्प्टी ग्लासेस बॉटल्स थी। वो सभी एक श्रेडिंग मशीन में जा रही थी। वो मशीन ग्लास के टुकड़ों को तेजी से फेंक रहा था जिसकी फायरिंग लाइन पर पीठ लटका हुआ था। यानी ग्लास के टुकड़े अब तेजी से पीठ को लग रहे थे। जीक को एक डस्टबिन के नीचे एक की मिलती है। वो पीठ को बचाने जाता है तो कुछ ग्लास के पीसेस उसे भी लगते हैं बट फाइनली पीट बच नहीं पाता। मेरे हिसाब से ये फिल्म की बेस्ट डेथ सीन है। इसके बाद जीक के रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जीक अब नीचे आता है और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। हमें अब विलियम दिखाया देता है। जी हाँ, विलियम ही न्यू जिगसॉ किलर था। वो अभी भी जिंदा था। विलियम उस विटनेस का बेटा था जिसे पीट ने मार डाला था। विलियम ने उस पर गोली चलाते हुए देख लिया था। यहाँ फ्लैशबैक में हम जीक को भी देखते हैं जो बच्चे विलियम को इशारों से चुप रहने के लिए कह रहा था, वरना पीट उसे भी मार डालता। एज इन वो विटनेस था। विलियम कहता है उसकी कोई फैमिली नहीं है। उसने अपने हाथों पर फेक टैटू बनवाया था। उसके डैड का नाम चार्ली था। उसने जो स्किन पुलिस डिपार्टमेंट को भेजा था वो बोस्विक की स्किन थी। विलियम ने ही जीक के मोबाइल से मार्कस को टेक्स्ट मैसेज भेजा था। इसके लिए मार्कस हेडक्वार्टर्स पर था। विलियम कहता है कि वो जॉन क्रैमर से इंस्पायर्ड है, द ओरिजिनल जिगसॉ किलर। स्पाइरल विकास का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। मैंने इसे बस पूरे सिस्टम पर अप्लाई किया है। ये सभी पुलिस वाले डर्टी थे, इनको ऐसे ही ठीक किया जा सकता है। अब विलियम जीक को भी उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है। नेचुरली जीक शॉक में था। वो मार्कस के बारे में पूछता है। विलियम को उलझाने के लिए उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है बट विलियम श्योर नहीं था, इसलिए वो 911 को कॉल करके
पुलिस से झूठ बोलता है कि यहाँ शूट आउट हो रहा है, हवा में गोलियां भी चलाता है। अब जीक को टेस्ट करने के लिए उसे मार्कस के पास ले जाता है। मार्कस को विलियम ने तारों के सहारे लटकाया हुआ था। ये भी एक ट्रैप ही था। उसकी पूरी बॉडी से ब्लड ड्रॉप कर रहा था। बहुत सारा खून ऑलरेडी निकल गया था। मार्कस के पास कुछ ही मिनट्स का टाइम था। मार्कस जीक को विलियम पर गोली चलाने के लिए कहता है, बट यहाँ पर भी एक ट्रिक था। गन में एक ही बुलेट थी। इससे या तो वो विलियम को मार सकता था या वहाँ बने टारगेट पर गोली चला सकता था, जिससे मार्कस बच सकता था। ये जीक का टेस्ट था। पुलिस चीफ होने के नाते मार्कस ने ही आर्टिकल 8 को इन्वेंट किया था। उसने ऑफिसर्स को फ्री हैंड दिया था, जिससे उन्होंने सभी क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया था। बट उसका अब्यूज़ भी हुआ था। मार्कस ये जानते हुए भी चुप था, एज पुलिस की इमेज की बात थी। वो अपने आदमियों को बचा रहा था। जीक के पास कम टाइम था। वो अपने डैड को चुनता है और टारगेट पर शूट करके उन्हें नीचे गिराता है। इसी बीच बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी साइड पर आ गए थे, जो गोली चलने की आवाज़ से और भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। मार्कस अभी भी तारों से जुड़ा हुआ था, जो जीक को विलियम को पकड़ने के लिए कहता है। विलियम एलिवेटर शाफ्ट से भागने लगता है, जिस पर जीक हमला करके पीटता है। पुलिस अब डोर को कट करके अंदर आने लगती है। वहाँ पर एक तार लगा था जो ट्रिगर हो जाता है, जिससे मार्कस फिर से ऊपर हवा में जाने लगता है। उसके हाथ अपने आप पुलिस की ओर शूटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। उसके हाथ से एक नकली गन भी निकलती है, जो क्लियरली पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया था। यानी ये भी एक ट्रैप ही था। मार्कस को कठपुतली पिग डॉल की तरह लटकाया हुआ था। पुलिस यहाँ आते ही ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, बस अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। जीक इसे दूर से देख रहा था, बट कुछ नहीं कर पाता, एज ये सब कुछ आधे मिनट में ही हो जाता है। लेटर वो विलियम को लिफ्ट से जाते हुए देखता है और चिल्लाता है, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ फिल्म की कहानी। ये बेसिकली एक डार्क क्राइम ड्रामा है। तो फिल्म का नाम फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ है। बेसिकली विलियम 12 साल की उम्र से अपने डैड का बदला लेना चाह रहा था। जिगसॉ के पास एक बुक थी, जिसमें उसने ऐसे ट्रैप्स के बारे में लिखा था, जो कि अब पुलिस के पास था। विलियम ने इसे एकेडमी में पढ़ा है और उससे ही इंस्पिरेशन लिया। फिल्म में हमें हर जगह पर पिग मास्क दिखाई देता है, एज पिग। पुलिस वालों को क्रिमिनल सुअर कह के बुलाते हैं। सभी सॉ क्लाइमैक्स की तरह इस फिल्म की क्लाइमैक्स भी सरप्राइज से भरा हुआ है। इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ओवरऑल ये एक सेटिस्फाइंग सॉ फिल्म है, बट ट्रू हार्ड कोर फैंस के लिए एवरेज लैग सकता है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको वहां पर भी मिलती रहे। थैंक यू।